पिछले टर्न पे अपन ने पैकेजिंग के कुछ कार्यों को स्पष्ट किया था, जिसमें कुछ कार्यों के बारे में अपन ने चर्चा की थी। आज अपन पैकेजिंग के जो शेष कार्य हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। कल अपन ने 5 कार्यों के बारे में विवेचन किया था। पैकेजिंग का जो छठा महत्वपूर्ण कार्य है वो है मार्का भेद को स्पष्ट करना। पैकेजिंग अलग अलग मार्का लगा करके अथवा ट्रेडमार्क की वस्तुओं को अलग अलग पैकिंग में रख करके मार्का भेद को स्पष्ट करता है, जिससे वस्तु को पहचानने में, वस्तु को देखने में, वस्तु को अलग अलग जगह भेजने में बहुत ही आसानी रहती है और ग्राहकों को भी पहचानने में सुविधा रहती है। इस प्रकार से जो पैकेजिंग है वो मार्का भेद को स्पष्ट करता है। जो पैकेजिंग का 7वां प्रमुख कार्य है वो है लाभ अर्जित संभावना को बढ़ाना। पैकेजिंग के माध्यम से उत्पादक और विक्रेता दोनों के ही लाभ अर्जन की जो संभावना है वो बढ़ जाती है, क्योंकि एक श्रेष्ठ पैकिंग के कारण से ग्राहक उत्पाद को खरीदने के लिए प्रेरित होता है एवं वह उसका सुविधानुसार मूल्य चुकाने के लिए तैयार हो जाता है। कई बार श्रेष्ठ पैकिंग के कारण ही कई वस्तुओं की विक्रय बढ़ता है और पैकिंग कई बार रीयूजेबल होता है, इसके कारण भी ग्राहक उन वस्तुओं को खरीदता है। इसलिए जब क्रय और विक्रय की संभावनाएं बढ़ती है तो एक व्यापारी के यहाँ लाभ अर्जन की संभावना भी बढ़ जाती है। पैकिंग का नेक्स्ट जो कार्य है वो है सूचना संप्रेषण। पैकेजिंग सूचना संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके माध्यम से उत्पाद में प्रयुक्त सामग्री, उसकी गुणवत्ता, उसके उपयोग की विधि, उसके उपयोग में सावधानियाँ, मूल्य, निर्माण तिथि, उपयोग की अंतिम तिथि आदि के संबंध में बहुत सी सूचनाएं दी जाती है। हम देखते हैं कि जैसे अगर अपन कोई मेडिसिन खरीदते हैं तो उसके ऊपर उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कब है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, उसकी MRP क्या है, उसको लेने की विधि क्या है, किसकी वो निर्देशन में लेनी चाहिए, आदि सारी बातें उस पैकेजिंग पे लिखी रहती है। इसलिए जो पैकेजिंग है वो हमको बहुत सी सूचनाओं का, बहुत सी इन्फॉर्मेशन को हमारे पास कम्युनिकेट करता है और उनके माध्यम से हमें वस्तु के बारे में बहुत सी प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त हो जाती है। पैकेजिंग का जो नेक्स्ट महत्वपूर्ण कार्य है वो है परिवहन एवं भंडारण सुविधा। पैकेजिंग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उत्पादों को परिवहन एवं भंडारण की सुविधा में भी सुविधाजनक बनाता है। उत्पादों के पैकेजिंग हेतु ऐसे आकार के डब्बों या वस्तुओं का निर्माण किया जाता है जिससे कम स्थान में अधिक उत्पादों को कलेक्ट किया जा सके, उनको स्टोरेज किया जा सके और उनको ट्रांसपोर्ट किया जा सके। अर्थात पैकेजिंग के माध्यम से ये देखा जाता है कि वस्तुओं की जो पैकिंग है वो किस प्रकार से डिज़ाइन की जाए ताकि कम से कम जगह में, कम से कम मूल्य में अधिकतम वस्तु का समावेशन हो सके और कम से कम मूल्यों में उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको ट्रांसपोर्ट किया जा सके। नेक्स्ट जो पैकेजिंग का महत्वपूर्ण कार्य है वो है सेल्स प्रमोशन, विक्रय संवर्धन। पैकेजिंग का कार्य उत्पाद का विक्रय संवर्धन करना है। इसका कारण यह है कि उत्पाद के पैकिंग पर जो लिखा है, जो चित्रित किया जाता है, वह उसकी उपयोगिता बताता है, उसको वह सावधान करता है तथा इनडायरेक्ट रूप से वह विज्ञापन और सेल्स प्रमोशन का कार्य भी करता है। तो चूँकि एडवर्टीजमेंट है वो भी आज के युग में विक्रय का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है और सेल्स प्रमोशन के रूप में भी विज्ञापन कार्य करता है और पर्सनल सेलिंग को भी ये सूचनाएं महत्वपूर्ण निर्वहन करती है। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जो पैकेजिंग है वो विक्रय संवर्धन का कार्य भी संपन्न करता है। फिर है इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है वो है गैर मौसमी उत्पादों की सुनिश्चित आपूर्ति करना। पैकेजिंग जो गैर मौसमी उत्पाद होते हैं अर्थात जो जिस मौसम में उपलब्ध नहीं होते हैं उनको भी उनकी सप्लाई करने में, उनकी उपलब्धता कराने में भी सुनिश्चित करता है। जैसे कई फ्रूट्स हैं, उनका रस है, उनके निर्मित अन्य उत्पाद हैं, वो पैकिंग की सहायता से पूरे साल पर्यंत हमें पूरे वर्ष पर्यंत मिल जाते हैं। हम देखते हैं बहुत से पिकल हैं, बहुत से जूसेज हैं, बहुत से मुरब्बे हैं, ये हमको साल भर इसीलिए मिलते हैं कि उनकी पैकिंग इस प्रकार से की जाती है कि वे उत्पाद पूरे साल भर तक, वर्ष पर्यंत वो उसमें बने रहते हैं और उनकी उत्पादकता और गुणवत्ता में कोई भी कमी नहीं आती है। इस प्रकार से जो गैर मौसमी उत्पाद होते हैं उनकी सप्लाई को भी पैकेजिंग है वो निश्चित करता है। फिर है उत्पाद जीवन चक्र का विस्तार। जैसे मनुष्य का एक जीवन चक्र होता है वैसे उत्पाद का भी एक जीवन चक्र होता है, उसकी भी एक उत्पाद की भी जीवन अवधि होती है। तो उत्पाद की जो पैकिंग होती है वो उत्पाद के जीवन चक्र को बढ़ाती है, उसको एक्सपांड करती है, जिसका उत्पाद पैकेज पर काफ़ी प्रभाव होता है। ग्राहक उसे आसानी से भूल नहीं पाते हैं। ऐसे पैकेज वाला उत्पादों की भीड़ में भी ग्राहकों का ध्यान आकर्षित कर लेता है।
इसके अतिरिक्त उत्पाद के पैकेज को अधिक आकर्षक, सुविधाजनक एवं पुनः उपयोग में आने योग्य बनाकर भी उत्पाद की मांग को बढ़ाया जा सकता है। इसके कारण से जो उत्पाद जीवन चक्र में जो सैचुरेशन की स्थिति आती है, वो सैचुरेशन की स्थिति और डिक्लाइन की स्थिति है वो बहुत लंबे समय तक के बाद में आती है, जबकि उत्पाद है वो ग्रोथ के इस लेवल पर ही चलता रहता है। नेक्स्ट इसकी जो विशेषता है वो है आधुनिक स्वयंसेवी भंडारों का विकास। वर्तमान में परंपरागत दुकानों के साथ साथ आधुनिक स्वयंसेवी भंडारों का भी विकास हो रहा है। ऐसे भंडारों में विक्रयकर्ता की भूमिका नगण्य हो जाती है तथा उत्पाद का पैकेज ही विक्रयकर्ता की भूमिका को निभाता है। पैकेज स्वयं ग्राहकों को उत्पाद की ओर आकर्षित करता है तथा उत्पाद क्रय करने को प्रेरित करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि स्वयंसेवी भंडारों के विकास से पैकेजिंग का महत्व निरंतर बढ़ रहा है। नेक्स्ट पैकेजिंग का कार्य है वह है नियमन व्यवस्था। आधुनिक युग में उत्पादों के विपणन का कानूनी रूप से नियमन होता है। इन कानूनों द्वारा कई उत्पादों का विधिवत पैकेजिंग करना अनिवार्य होता है। इतना ही नहीं, उत्पाद के प्रत्येक पैकेज पर आवश्यक सूचनाएं भी प्रकाशित करनी होती है। फलतः ऐसे उत्पादों का विधिवत पैकिंग करना अनिवार्य हो जाता है। जैसे आप किसी ब्रेड को करते हैं, ब्रेड का प्रोडक्शन होता है, तो ब्रेड कब बनी, उसको कब तक यूज़ किया जाना है, उस पर कितना वेट है, उसको कैसे काम लेना है, ये सारी कानूनन उस पर वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, ऐसी सारी बातों को उस पर अंकित करना आवश्यक होता है। इसलिए नियमन व्यवस्था भी पैकेजिंग का के लिए आवश्यक बनती जा रही है। नेक्स्ट जो पैकेजिंग का कार्य है वो है उत्पाद की ख्याति और छवि में वृद्धि करना। उत्पाद का पैकेज संस्था के उत्पादों की ख्याति एवं छवि को बनाने में योगदान देता है। लोग जब किसी उत्पाद के पैकेज को देखकर उसे खरीदने लगते हैं तो उस उत्पाद की ख्याति तीव्र गति से फैलती है तथा उसकी अच्छी छवि स्वतः बनने लगती है। इसी प्रकार से इसका जो नेक्स्ट बिंदु है वो है लाभदेयता में वृद्धि। अच्छे पैकेज तथा उससे उत्पन्न छवि वाले उत्पादों के ग्राहक कुछ अतिरिक्त मूल्य भी देने को तैयार हो जाते हैं। उससे संस्था की लाभदेयता में वृद्धि होती है। जैसे पतंजलि का टूथपेस्ट है तो उसकी जो इमेज है, उसकी जो रेपुटेशन है, उसकी पैकिंग है, उसके कारण से जो लोग हैं वो उसको अन्य जो पेस्ट है उसकी तुलना में प्रायोरिटी देते हैं और कुछ मूल्य उसका ज़्यादा भी चुकाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो पैकेजिंग है वो भी किसी संस्था की इमेज और रेपुटेशन में वृद्धि करते हैं। और इसका अपन लास्ट कार्य कह सकते हैं, वो कह सकते हैं स्मरण कराते रहना। एक वस्तु की बिक्री पूर्ण होने पर भी पैकेज का कार्य समाप्त नहीं होता है, बल्कि वह उसमें अपने ग्राहकों को उसको याद दिलाता रहता है। ये विशेषता भी पैकेजिंग में होती है। जैसे पहले आप वनस्पति घी खरीदते थे तो जो डालडा घी की पैकिंग आती थी वो रीयूजेबल होती थी। अतः जब कोई ग्राहक के वनस्पति घी तो घर में समाप्त हो जाता था, किंतु वह उसके टिन को देख कर को उसको बार बार में पुनः याद आता था कि मुझे इस ब्रांड के या इस पैकिंग वाले वनस्पति घी का प्रयोग करना है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो पुनः स्मरण कराने की जो स्थिति है वो भी पैकिंग में होती है और उसके कारण भी जो वस्तु है उसका विक्रय बढ़ता है। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि एक जो श्रेष्ठ पैकिंग होती है वह विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न करती है और उन कार्यों के कारण से एक जो दुकानदार है, एक जो ग्राहक है, उसके विभिन्न कार्यों का निष्पादन होता है। इससे न केवल निर्माताओं को बल्कि निर्माताओं को, मध्यस्थों को एवं उपभोक्ताओं को, सभी लोगों को इससे लाभ मिलता है। वस्तु की जो गुणवत्ता है, उसकी नाशवान होने की प्रकृति है, उसकी अवधि है, उसको कैसे प्रयोग में लिया जा सकता है, उसकी आकर्षकता है, उसका मूल्य है, इन सब के बारे में ग्राहकों को आसानी से सूचना मिल जाती है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि पैकिंग के माध्यम से एक कम मूल्य वाला उत्पाद भी मार्केट में अपने आप को स्टेब्लिशमेंट कर सकता है। थैंक्स टू ऑल मेंबर्स।